अगर आप बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको मिलने वाला है कंप्लीटली फिफ्थ सेमेस्टर के बायोलॉजी के सारे नोट्स जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट टाइम अगर आपने इस चैनल पर विजिट किया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग लेक्चर्स हैं उनकी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहला क्लास जो आपकी बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का होने वाला है, जहां पर आपका टॉपिक होता है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड इकोनॉमिक। अब यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा है डाइवर्सिटी, इसका मीन क्या होता है, नॉन कोऑर्डिनेट्स ये चीज क्या होती है। तो एक एक चीज को मैं आपको यहाँ पर भी डिफाइन करने वाला हूँ। जैसे कि अगर आप डाइवर्सिटी की बात करो तो जितने भी नॉन कोऑर्डिनेट्स होते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारी स्पीशीज देखने को मिलेंगी। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज, जो आपको नंबर ऑफ स्पीशीज देखने को मिलेगा, वो कौन कौन सी स्पीशीज होती हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। आज की जो वीडियो आपके साथ में मैं लेकर के आया हूँ, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे आपकी पहली यूनिट, जिसका टॉपिक होगा प्रोटोजोआ टू सिलेंट्रेट। आज हम लोग जो वीडियो में स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में हम लोग बात कर रहे होंगे प्रोटोजोआ के बारे में, जहां पर आपको कंप्लीटली नोट्स मिलने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश में। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे प्रोटोजोआ के, कौन कौन से जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो फटाफट से हम लोग इस टॉपिक को पहले तो कंप्लीट करते हैं। और अगर आपके कोई भी फ्रेंड सर्किल में कोई भी आपका ऐसा दोस्त है जो फिफ्थ सेमेस्टर में है और उसको नीड है जूलॉजी और बॉटनी के बेहतरीन लेक्चर्स की, फटाफट से सबसे पहले उसके साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो जाए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है प्रोटोजोआ। सबसे पहले मैं आपको जो बता रहा था कि यहाँ पर आपके सामने जो टर्म देखने को मिल रहा है ये डाइवर्सिटी, इसका मीन क्या होगा, मैंने अभी आपको बोला डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज जो नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, वो उसका मीन होता है डाइवर्सिटी। अलग अलग टाइप के जितनी भी स्पीशीज होंगे, कौन कौन से स्पीशीज आपके सिलेबस में जिनको हमें डिटेल में पढ़ना होगा, वो सारी चीजें हम लोग आगे इसी वीडियो के अंदर जान लेंगे। ओके, नॉन कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, नॉन कोऑर्डिनेट्स, तो इसके बारे में मैं अभी जस्ट नेक्स्ट पेज पर लेकर के चलता हूं, जिसको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं नॉन कोऑर्डिनेट्स के बारे में। पहली चीज, नॉन कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, व्हाट इज नॉन कोऑर्डिनेट्स। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके सामने यही आता कि भाई बता दो नॉन कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो अगर आप लोग थोड़ा बहुत 11th और 12th को अच्छे से पढ़ के आए हो तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारे पास जो हम लोग क्लास 11th की जैसे एनसीईआरटी को ओपन करते हैं, वहां पर आपको एक चैप्टर देखने को मिलता है द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये आपके शुरू के 2 चैप्टर्स हैं जहां पर हम लोग क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। अभी क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है, जितने भी स्पीशीज आपको इस अर्थ पर देखने को मिलते हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। सबसे पहले भी जब लोगों के पास में साइंस की नॉलेज नहीं थी, तब भी लोगों ने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर रखा था, क्लासिफाई कर रखा था। कैसे करके क्लासिफाई किया था, उस टाइम पर उन्होंने अपने यूज के बेस पर क्लासिफाई किया था कि कुछ ऐसे जानवर थे जो दूध देने वाले थे, कुछ ऐसे जानवर थे जिनसे बोझा ढोते थे। तो इस तरीके से उन्होंने अलग अलग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए, अलग अलग तरीके से उनका यूज करते हुए उन्हीं जानवरों को उसी के हिसाब से डिवाइड कर लिया था। पहली बार जो साइंटिफिक अप्रोच दिया है, अगर हम लोग कहें यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे, पहली बार जो साइंटिफिक अप्रोच देने वाले साइंटिस्ट है वो कौन है, फर्स्ट टाइम साइंटिफिक अप्रोच जो क्लासिफिकेशन सिस्टम को लेकर के दी गई, तो ये वो साइंटिस्ट हैं जिनको हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगर आपको आंसर पता है इसका तो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि वो कौन सा साइंटिस्ट है जो फादर ऑफ बायोलॉजी है। तो ये आपका आंसर जाएगा एरिस्टोटल, अरस्तु जिसको हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। एरिस्टोटल वो साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू ये बताया कि क्लासिफिकेशन सिस्टम किस तरीके से होता है। अब इसके बारे में जब हम क्लासिफिकेशन सिस्टम को जानेंगे तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ इतना जानेंगे कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, इस तरीके से क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो है हमारे आर.एच. विटेकर साहब का, जिसका नाम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय आर.एच. विटेकर। अब आर.एच. विटेकर साहब ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, कौन कौन से वो किंगडम है, 5 किंगडम कौन से हैं जो आर.एच. विटेकर ने दिए, जिनके बारे में इन्होंने डिफाइन किया, तो आपका आंसर जाएगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। ये 5 वो किंगडम है जिनके बारे में आर.एच. विटेकर ने एक्सप्लेनेशन दिया। यहाँ पर हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया था कि उनका हैबिटेट क्या है, उनका न्यूट्रिशन क्या है, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, हर एक चीज के बारे में उन्होंने ध्यान में रखते हुए सिस्टम को फॉलो करते हुए क्लासिफिकेशन दिया हर एक ऑर्गेनिज्म का। और यही रीजन है जिसकी वजह से इनका
जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जो इनका मेथड है, वो मोस्ट एक्सेप्टेबल माना गया। अब अगर यहाँ पर बात करें तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी अपनी जगह नहीं बना पाए। कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है, तब आपका आंसर जाएगा वायरसेस हैं, वायरोइड्स हैं, प्रियॉन्स है और लाइकेन है। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलते हैं जिनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिल पाई। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि जब आप बात करोगे यहाँ पर प्रोटिस्टा की, ये जो आपके पास में किंगडम प्रोटिस्टा है, इस किंगडम प्रोटिस्टा में आपको एक फाइलम देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है, प्रोटोजोआ। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं इसी फाइलम के बारे में बात करेंगे, प्रोटोजोआ के बारे में। ओके, इसके बाद में फिर हम लोग बात करेंगे नॉन कॉर्डेट्स की। तो नॉन कॉर्डेट्स किसको बोलते हैं, तो यहाँ पर आपको एक लाइन यहाँ पर मेंशन करके रखी हुई है, दीज ऑर्गेनिज्म लैक नोटोकॉर्ड। ये जो आपके सामने देखने को मिल रहा है नोटोकॉर्ड, ये क्या चीज होती है, ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। किसकी तरह, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक रॉड की तरह स्ट्रक्चर होता है, सीधा सीधा सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है इसकी, और डॉर्सली हमारे ये पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होगा। डॉर्सल क्या मतलब होता है, पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। तो जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं उनके पास में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। तो नोटोकॉर्ड जो होगा वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, कॉर्डेट्स का। तो जितने भी नॉन कॉर्डेट्स के हम लोग बात करेंगे वहां पर आपको नोटोकॉर्ड एब्सेंट मिलेगी, वहां पर आपको नोटोकॉर्ड देखने को नहीं मिलती। नोटोकॉर्ड क्या होता है, तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये एक रॉड लाइक मीजोडर्मल, कैसा, मीजोडर्मल, और ये डॉर्सली, डॉर्सली का मतलब क्या होता है, पीछे की साइड में आपको देखने को मिलता है, बैक साइड में आपको देखने को मिलेगा। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मीजोडर्म का बना हुआ होगा, और डॉर्सली पीछे की तरफ हमें ये देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं, जो अगला किंगडम हमारे पास में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जैसे प्लांटी है, एनिमेलिया है। तो हम लोग नॉन कॉर्डेट्स में जब एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जूलॉजी की बात कर रहे हो, तो एनिमेलिया किंगडम के अंदर आपको कौन कौन से ऐसे फाइलम है जो नॉन कॉर्डेट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो एनिमल किंगडम अगर आपने अच्छे से पढ़ा है क्लास 11th का, ये भी पूरा कंप्लीट चैप्टर है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है टोटल नंबर ऑफ जो फाइलम यहाँ पर होंगे वो 11 होते हैं। कौन कौन से होंगे, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, चिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। जहां पर मैंने आपको डबल टिक किया है, ये वाला जो लास्ट वाला आपके पास में फाइलम देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको स्पेशल केस देखने को मिलता है, वेयर नोटोकॉर्ड विल बी प्रेजेंट। ये वो हमारा फाइलम होगा जहां पर नोटोकॉर्ड आपको देखने को मिलती है। बाकी के यहाँ से जो पहला फाइलम हमारा है, यहाँ से लेकर जो हमारे 10 फाइलम है, यहाँ तक आपको नोटोकॉर्ड देखने को नहीं मिलेगी। ये सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स कहलाएंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी का? ओके, तो आपको क्या समझ में आया? ओवरऑल मैं थोड़ा सा समराइज करता हूँ कि टोटल एनिमल किंगडम के अंदर 11 फाइलम होंगे, जहां पर आपको 10 फाइलम ऐसे होते हैं जहां पर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगी। जहां पर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगी वो नॉन कॉर्डेट्स कहलाएंगे, और जहां पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी वो कॉर्डेट्स कहलाएंगे। कॉर्डेटा का सिर्फ इकलौता फाइलम है जहां पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके पास नोटोकॉर्ड होती है। नॉन कॉर्डेट्स में आपके 10 फाइलम आते हैं जहां पर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। अब आप जो बात करने वाले हो आज की क्लास के अंदर, आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा से फाइलम कौन सा जानेंगे, प्रोटोजोआ। तो सबसे पहले तो हम लोग प्रोटोजोआ की बात करते हैं। आगे देखते हैं आपका जो प्रोटोजोआ वाला टॉपिक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रोटोजोआ का। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन जान लो, क्या है इंट्रोडक्शन प्रोटोजोआ का। जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं, मतलब प्रोटोजोआ की कैटेगरी में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनको हम लोग किस नाम से जानेंगे, प्रोटोजोन्स के नाम से जानते हैं, प्रोटोजोन्स इनको बोलते हैं। ठीक है, सारे के सारे प्रोटोजोन्स कैसे होंगे, यूनिसेलुलर होते हैं। यूनि का मतलब क्या होगा, यूनि, व्हाट इज द मीन ऑफ यूनि, तो इसका मतलब है सिंगल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास में सिंगल, सेलुलर मींस क्या, सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास में सिंगल सेल प्रेजेंट होती है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, और ये सारे के सारे हमें प्रोटोजोआ के अंदर देखने को मिलते हैं। तो या फिर आप इस तरीके से कह सकते हो कि जितने भी प्रोटोजोन्स होंगे वो सारे के सारे सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक सेल वाले होते हैं, और एक ही सेल होगी जो पूरी जिंदगी की एक्टिविटी को परफॉर्म करती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो सेल देखने को मिलती है, तो सेल के बारे में भी आपने पूरा चैप्टर पढ़ के आए होंगे कि सेल हमें 2 टाइप की देखने को मिलती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है और यूकैरियोटिक सेल होती है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं यहाँ पर आपको यूकैरियोटिक वाले देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर यू का मीन क्या होगा, तो यू मीन्स होता है ट्रू, और यहाँ पर जो आपके सामने कैरियोटिक टर्म लिखा हुआ है, कैरियन का मीन्स होता है न्यूक्लियस। मीन्स क्या हुआ इसका, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उनको हम लोग यूकैरियोटिक सेल या फिर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ओके, तो यूकैरियोटिक सेल जहां पर प्रेजेंट होगी वो यूकैरियोट्स कहलाएंगे। यूकैरियोटिक सेल होती क्या है, ऐसी सेल जहां पर आपको ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। अब क्या डेफिनेशन है ट्रू न्यूक्लियस की, तो ऐसा न्यूक्लियस
जहां पर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिले। ऐसा न्यूक्लियस जहां पर आपको क्या मिले, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब आपका जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ आपको जो मेम्ब्रेन देखने को मिले, ये मेम्ब्रेन आपके पास में अगर प्रेजेंट है तब आप कहोगे ये हमारा ट्रू न्यूक्लियस है, और अगर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तब हम कहेंगे ये फॉल्स न्यूक्लियस है। और फॉल्स न्यूक्लियस हमें कहां पर देखने को मिलती है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलेगी। कुछ प्रोटोजोन का आपके सामने एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे ये पैरामीशियम है, यूग्लिना है, अमीबा है, जियार्डिया है, ये सारे प्रोटोजोन्स हैं और ये यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक हैं। एक ही सेल इनके पास में होती है और एक सेल के थ्रू अपनी पूरी जिंदगी की परफॉर्मेंस करते हैं। हर एक एक्टिविटी में एक ही सेल अपना पूरा रोल प्ले करती है। इसके अलावा आपको देखने को मिल रहा है नीचे की तरफ ट्रिप्नोसोमा है, प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम के बारे में अगर आप लोग जानते हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए, एक पैथोजन है जो किसी डिसीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। जल्दी से फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ प्लाज्मोडियम कौन सी बीमारी को कॉज करेगा, प्लाज्मोडियम की वजह से कौन सी बीमारी होती है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा स्टेंटर, और क्या देखने को मिलेगा, टॉक्सोप्लाज्मा। इस तरीके से जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे आपको प्रोटोजोन की कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। इनमें से कुछ एग्जांपल आपके सामने दे रखे हैं। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ चुकी हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रोटोजोन की, और प्रोटोजोआ का जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या, फीचर्स इनके कौन कौन से हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इनके क्या हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इसके हैबिटाट की। हैबिटाट का मतलब क्या होगा, हैबिटाट क्या होता है, वास स्थान। वास स्थान मतलब क्या, जहां पर ये रहते हैं, वास स्थान की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मोस्टली ये कैसे होते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक्वाटिक का मतलब क्या, पानी में रहने वाले ये ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है। ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और मैरीन वाटर में भी रहते हैं। फ्रेश वाटर का मतलब होता है ये मीठा पानी, और मैरीन वाटर जो होता है वो हमारे पास में कौन सा देखने को मिलता है, जो समुद्री एरिया में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। जो ओशियन में पाया जाने वाला हमें वाटर देखने को मिलता है वो मैरीन वाटर होता है। कुछ ऐसे भी हमें प्रोटोजोन देखने को मिलेंगे जो कहां पर रहेंगे, मॉइस्ट सॉइल मींस नमी वाली मिट्टी में हमें देखने को मिलते हैं, और मैनी आर पैरासाइटिक। और कुछ ऐसे होंगे जो पैरासाइटिक फॉर्म में होंगे। कहां पर पैरासाइटिक फॉर्म में रहेंगे, ये एनिमल्स पे, किसी भी इंसान या फिर किसी भी जानवर या कोई भी अदर एनिमल होगा उसकी बॉडी को होस्ट मान करके उसकी बॉडी के अंदर जाते हैं और वहां से अपने न्यूट्रिशन लेते हैं। खाने पीने का इंतजाम उनका कौन होगा, कोई ना कोई एक पर्टिकुलर एनिमल होगा जिसकी बॉडी पे जाकर चिपक जाते हैं और वहां से अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रखा है, जैसे कुछ प्रोटोजोन कौन कौन से हैं जो पैरासाइटिक फॉर्म होंगे, तो आपका आंसर जाएगा प्लाज्मोडियम, जो कि कॉज करेगा क्या, मलेरिया। यहाँ पर आपका आंसर मिलेगा जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन पूछा, प्लाज्मोडियम कौन सी बीमारी को कॉज करेगा, तब आपका आंसर जाएगा क्या, मलेरिया। मलेरिया को ये कॉज करता है। ये सारी चीजें आपको वही सेम चीजें हिंदी में दे रखी है, हिंदी में आपके नोट्स हैं। तो जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो आपको हिंदी वाला यहाँ पर टॉपिक भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। दोनों ही नोट्स बहुत ही प्रॉपर वे में आपके लिए तैयार किए गए हैं। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, लास्ट तक बने रहिए। बाकी 5th सेमेस्टर की कंप्लीटली आपको जूलॉजी बॉटनी इसी चैनल पर मिल जाएगी, और मैंने 1st सेमेस्टर के भी वीडियोस की एक पर्टिकुलर सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर कोई 1st सेमेस्टर वाला आपके कांटेक्ट में है उसको भी शेयर कर दो ताकि उसकी भी हेल्प हो जाए, और आप अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम कहेंगे ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होंगे। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका होता है, ठीक है। यहाँ पर आगे लिखा हुआ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल लाइफ एक्टिविटीज, मतलब जिंदगी की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो एक ही सेल परफॉर्म करती है। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पर कोई भी आपको टिश्यू देखने को नहीं मिलेगा। टिश्यू देखने को नहीं मिलेगा तो ऑर्गन भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो सेलुलर लेवल है, और जब ग्रुप ऑफ सेल बनता है तब टिश्यू का लेवल होता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू बनता है तब ऑर्गन का लेवल होता है, बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा फ्लो चलता है। कैसे करके फ्लो चलेगा मैं आपको रिपीट करके दिखा रहा हूं। जैसे आपके पास में अगर कोई सबसे मोस्ट प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रोटोजोन्स की, किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटोजोन। तो आपके पास में ये जो प्रोटो टर्म लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, प्रिमिटिव। प्रोटो का मीन क्या है, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव। और जोन्स जो आपके सामने टर्म देखने को मिल रहा है इसका मतलब है एनिमल्स, ठीक है, या फिर ऑर्गेनिज्म। अब यहां पर क्या मीन हुआ इसका, प्रिमिटिव होता है सबसे पुराने, मोस्ट एंशिएंट, और ऑर्गेनिज्म मींस होता है क्या, जीव। मींस जो पुराने जीव हैं उनमें से ये प्रोटोजोन जो होंगे उन कैटेगरी में आते हैं।
अब मैं अभी आपको बोल रहा था कि जो सबसे मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होंगे वहां पर आपको सेलुलर फॉर्म देखने को मिलती है। उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो सेलुलर लेवल पर होगा, मींस एक सेल के बने हुए होंगे, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। और जब ग्रुप ऑफ सेल बनता है तब क्या बनाते हैं, ये टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू। और ग्रुप ऑफ टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन। क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्गन। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर के क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम। और ये ऑर्गन सिस्टम हमें कहां पर देखने को मिलेगा, जो हायर लेवल के ऑर्गेनिज्म होंगे, जब हम लोग जैसे जैसे आगे फाइलम को पढ़ेंगे वैसे वैसे ही सिस्टम अपडेट होता जाएगा। तो शुरू वाले ऑर्गेनिज्म में सेलुलर लेवल मिलेगा, थोड़ा सा अपडेट वर्जन आएगा तब आपको टिश्यू लेवल मिलेगा, और अपडेट वर्जन आएगा तब आपको ऑर्गन लेवल मिलेगा, फिर और अपडेट। इसी तरीके से हमें कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट होते हुए देखने को मिलता जाएगा और आपको ऑर्गन सिस्टम तक ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। जैसे कि हम लोग हैं, मोस्ट एडवांस फीचर्स हम लोग के अंदर देखने को मिलते हैं, हमारे पास में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे अदर ऑर्गेनिज्म हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कहां कहां पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ चुकी होंगी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर कि आपके पास में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर, प्रोटोप्लाज्मिक, टिश्यू लेवल यहाँ पर होता नहीं है, ऑर्गन लेवल यहाँ पर होता नहीं, ये चीज यहाँ पर एब्सेंट होती है क्योंकि ये मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं। चलो फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है सम्मिति। सिमेट्री मींस क्या, सम्मिति। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, मोस्टली ये कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल, मतलब इनकी कोई भी सिमेट्री नहीं होती। या फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे कि जो रेडियल सिमेट्री को शो करेंगे, और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होंगे जो कौन सी सिमेट्री को शो करते हैं, बायलेटरल। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, ज्यादातर कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल, जिसकी कोई सिमेट्री नहीं होती। या फिर कुछ ऐसे होंगे जो रेडियल सिमेट्री को शो करेंगे, और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बायलेटरल सिमेट्री को शो करते हैं। अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिमेट्री के बारे में आपको बता रहा हूँ। एसिमेट्रिकल का मतलब क्या है, जैसे कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको आपको यहाँ पर इस तरीके से कट कर रहे हो, वो बराबर भागों में डिवाइड नहीं हो पा रहा। आपने ऐसे करके कट लगाया तब भी वो बराबर भागों में डिवाइड नहीं हो पा रहा। आपने ऐसे करके कट लगाया तब भी वो बराबर भागों में डिवाइड नहीं हो सकता। मतलब क्या, आप किसी भी प्लेन से किसी ऑर्गेनिज्म को कट कर रहे हो, वो बराबर भागों में डिवाइड नहीं हो पाएगा, टू इक्वल हाफ्स नहीं बना पाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एसिमेट्रिकल कहेंगे। फिर दूसरी अगर मैं बात करूं रेडियल सिमेट्रिकल क्या होता है, तो रेडियल सिमेट्रिकल की बात करें तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास में एक सर्कल है, अगर मैं सेंट्रल एक्सिस को यहाँ पर माने और यहाँ से सेंट्रल एक्सिस को कट करते हुए किसी भी एक प्लेन से कट करूं, अगर मैं इस डायरेक्शन में कट कर रहा हूं और ये हमारा सेंट्रल एक्सिस है, तो ये एक साइड ये दो बराबर पार्ट में डिवाइड हो गया, मतलब ये क्या है, रेडियल है। अब अगर मैं यहां से इसको कट करूं तो अब भी आप इस वाले पार्ट को देखो और इस वाले पार्ट को देखो, दो बराबर भागों में डिवाइड हो गया। ये क्या है, ये हमारा रेडियल सिमेट्री है। यहाँ पर रेडियल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि आप किसी भी प्लेन से अगर कोई सेंट्रल एक्सिस को फॉलो करते हुए कट करते हुए आप डिवाइड करोगे तब वो दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाए, ऐसा ऑर्गेनिज्म रेडियल सिमेट्री को शो करेगा। तो यहाँ पर अगर आप इस वाले को मानो और यहाँ से कट करो तब भी ये दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से कट करोगे तब भी ये दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो हर जगह से कट करने पर ये दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है। इस टाइप का जो सिमेट्री होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। इसके बाद में हमारे पास में बाइलेटरल सिमेट्री आता है। तो बाइलेटरल का मतलब क्या, बाई मीन्स होता है दो और लेटरल मीन्स होता है साइड, मतलब साइड से ये दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाए, साइड उसकी बराबर रहना चाहिए और दो पार्ट में वो डिवाइड हो जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइलेटरल। यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, अब अपना जो लास्ट वाला सिमेट्री है जिसको मैं बाइलेटरल बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं कि किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म को साइड से दो बराबर पार्ट में वो डिवाइड हो जाए किसी एक प्लेन से कट करने पर। हर जगह से कट करोगे दो साइड से बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, कोई एक सिंगल प्लेन होगा जहां से आप उसको कट करोगे वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ एग्जांपल, हमारे पास में ये मोनू भाई, इनके दो आंखें हैं, एक नाक है, ये माउथ आ गया। यहां से अगर हम लोग नीचे की तरफ ले, ये इनके दो पैर हो गए, ये इनके दो हाथ हो गए। अब अगर इसको यहां से कट करोगे, यहां से सिंगल प्लेन से, तब तो ये दो बराबर पार्ट में डिवाइड हो गए। यहाँ पर देखो एक हाथ इधर आया, एक पैर इधर आया, एक पैर इधर आया, एक हाथ इधर आया। यहाँ पर इनके कान हुए, एक कान इधर आया, एक कान इधर आया, एक आंख इधर आई, एक आंख इधर आई। ठीक है, हाफ इसका माउथ वाला पार्ट इधर आ गया, हाफ माउथ वाला पार्ट इधर आ गया, ये दो बराबर पार्ट में डिवाइड हो चुका है। तो इस तरीके की जो भी सिमेट्री ऑर्गेनिज्म शो करेगा वो कौन सी सिमेट्री होगी, बाइलेटरल सिमेट्री होगी। अब अगर आप इसको कट करना चाहो यहाँ से इस वाले प्लेन से, तो क्या ये बराबर भाग में डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा भाई। तो ये हेड वाला पोर्शन ऊपर की तरफ चला जाएगा और जो हमारे लिम्स वाला पोर्शन है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। तो कहाँ दो बराबर भागों में डिवाइड हो पाया, सिर्फ एक ही प्लेन है जहां से हम लोग इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन सा वाला पार्ट होगा हमारा, कौन सा वाला प्लेन होगा, ये
सिंपल प्लेन है जहां से हम लोग सिंपली इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो सिमेट्री शो करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा बायलेटरल सिमेट्री होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें आपको बॉडी कवरिंग, किस तरीके से इसकी बॉडी की कवरिंग होती है, तो बॉडी सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनकी जो बॉडी के चारों तरफ देखने को मिलता है एक लेयर जिसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम होगा। सम हैव अ पेलिकल, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होंगे जहां पर आपको पेलिकल देखने को मिलेगा। पेलिकल जो होगी वो एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है, और ऐसे में क्या होगा, ये शेप और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। शेप और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम कौन करेगा, ये पेलिकल करता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ केसेस में सेल मेम्ब्रेन होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होंगे जहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, पेलिकल देखने को मिलता है। चलो फिर, तो आपने सिमेट्री और बॉडी कवरिंग यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर आप सिमेट्री में देख सकते हो, यहाँ पर एग्जांपल भी दे रखे हैं, जैसे एसिमेट्रिकल एग्जांपल क्या हो जाएगा, अमीबा। अमीबा का शेप कैसा होता है, इर्रेगुलर, उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर ही नहीं सकते, किसी भी सिमेट्री में नहीं ला सकते, इसीलिए सिमेट्रिकल है। रेडियल में हम लोग एग्जांपल लेंगे वॉलवॉक का। वॉलवॉक जो होता है वो कॉलोनी बना करके रहता है। ठीक है, इसके अलावा बायलेटरल की बात करें तो यहाँ पर पैरामीशियम देखने को मिलेगा जो लेफ्ट और राइट साइड से दो बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इस तरीके से आपके पास में एग्जांपल के साथ सिमेट्री कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं लोकोमोशन की। लोकोमोशन का मतलब क्या है, जो एक जगह से दूसरी जगह पर किसी ऑर्गेनिज्म को ले जाने में हेल्प करें, वो प्रोसेस लोकोमोशन होती है। और जो हेल्प करने वाले ऑर्गन होते हैं वो लोकोमोटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गेनिल्स भी हम लोग इनको बोल सकते हैं। जैसे लोकोमोशन की हम लोग बात कर रहे हैं, लोकोमोटरी ऑर्गेनिल्स कौन कौन से होंगे प्रोटोजोन के अंदर, तो कुछ ऐसे प्रोटोजोन होते हैं जिनके पास में स्यूडोपोडिया होगा। स्यूडो जो आपके पास में टर्म लिखा हुआ है इसका मीन होता है फॉल्स, और जो पोडिया आपके सामने टर्म लिखा हुआ है इसकी मीन होता है फीट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास में फॉल्स फीट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। ठीक है, और ऐसा में कहां पर देखने को मिलता है, अमीबा के केस में हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फ्लैजेला के थ्रू मूवमेंट करते हैं। तो फ्लैजेला किसके पास होगा, यूगेलिना के पास में होगा। यूगेलिना फ्लैजेला का यूज करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। सीलिया, कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो सीलिया का यूज करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी लोकेशन को चेंज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो पैरामीशियम ऐसा ऑर्गेनिज्म है जहां पर आपको सीलिया देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कहां पर होगा, सीरोपोडिया, आपका आंसर जाएगा भाई अमीबा में होगा। ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट पीए करके याद कर सकते हो। फ्लैजेला, कहां फ्लैजेला देखने को मिलेगा, यूगेलिना में देखने को मिलेगा। सीलिया में कहां पर देखने को मिलेगा, पैरामीशियम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल का मतलब क्या, जो एक जगह से दूसरी जगह पर खुद से नहीं जा पाएंगे, उनके लिए कोई ना कोई वेक्टर की जरूरत होगी, वाहक की जरूरत होगी। तो जैसे अब एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर कौन सा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम को अगर किसी पैथोजन की फॉर्म में किसी होस्ट बॉडी के अंदर एंटर करना है तब ये किसी वेक्टर का सहारा लेगा। जैसे अगर हम प्लाज्मोडियम की बात करें तो इसका जो वेक्टर होता है, तो इसका वेक्टर कौन होगा, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि एक मच्छर होता है जो किसी पर्सन को काटेगा तो उसको मलेरिया हो जाता है। ये बात आप लोगों ने सुनी होगी। लेकिन मच्छर के काटने से मलेरिया होगा ये तो बात ठीक है, लेकिन उसके बाइट करने से जो प्लाज्मोडियम बॉडी के अंदर एंटर होता वो कॉज करेगा मलेरिया को। तो जो एनोफिलीज मच्छर है, मच्छर जो होगा वो कौन सा वाला होगा, एनोफिलीज मच्छर। कौन सा होगा, एनोफिलीज मच्छर होता है। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज पता होना चाहिए कि जो बाइट करती है, जो खून चूसने का काम कर रहा है वो कौन है, फीमेल है, ना कि मेल। कौन बाइट करेगा, कौन खून चूसने का काम करता है, फीमेल एनोफिलीज जो मॉस्किटो होती है वो बाइट करेगी। उसकी बॉडी के अंदर जो पैथोजन होता है वो एक पर्सन की बॉडी के अंदर एंटर करेगा और उस पर्सन को मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें कंप्लीटली प्रोसेस देखने को मिलती है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हो सकता है चलता हो कि भाई फीमेल ही बाइट क्यों करते हैं, मेल जो मॉस्किटो होते हैं वो बाइट क्यों नहीं करते। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फीमेल होती है उसको एग प्रोड्यूस करना होते हैं और एग को डेवलप करना होता है, जिसकी वजह से उसको आयरन और प्रोटीन की जरूरत होती है। और आयरन और प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर खूब भर भर के मिलता है, जिसकी वजह से वो खून चूसने का काम करता है। हमारा जो खून होगा उसके अंडों को डेवलप करने में हेल्प करता है, इस वजह से वो खून चूसने का काम करते हैं। तो इन फ्यूचर अगर आपको उसके अंडों को सेहतमंद रखना है तो अपना खून चुसवाते रहना, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। चलो फिर आगे देखते हैं हम लोग न्यूट्रिशन की बात करें। अगर हम लोग न्यूट्रिशन हमें कौन कौन सा देखने को मिलेगा, तो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आपको डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है प्रोटोजोन की कैटेगरी के अंदर। जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ये इंजेक्शन ऑफ फूड होता है, जैसे अमीबा के केस में हमें देखने को मिलेगा। होलोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बना लेता है, ऐसा कौन करता है, यूगेलिना करता है। पैरासाइटिक फॉर्म में होगा, पैरासाइटिक का मतलब है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी जीवित जीव के ऊपर रह करके वहां से न्यूट्रिशन को लेना, पैरासाइटिक फॉर्म कहलाती है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ऐसा कौन करता है, प्लाज्मोडियम करता है। फिर एक और न्यूट्रिशन होता है जिसको हम लोग सेप्रोफाइटिक या सेप्रोजोइक बोलते हैं।
सेप्रोजोइक किससे हम लोग बोलेंगे, तो जो एब्जॉर्ब करते हैं डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर को, मींस डेड और डीकेइंग मैटर से जो अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं, वो सेप्रोजोइक होते हैं। ठीक है, तो आपको हिंदी में भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। होलोजोइक होगा भोजन को निगलना, डायरेक्टली भोजन को, फूड पार्टिकल्स को निगलता है। ठीक है, वो एमीबा करता है। होलोफाइटिक जो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस करता है, यूलिना करता है। परजीवी फॉर्म में रहेगा प्लाज्मोडियम, और सेप्रोजोइक फॉर्म में हमें कैसा मेथड देखने को मिलेगा, घोला हुआ कार्बनिक पदार्थ जो होगा वो एब्जॉर्ब कर लेती है किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी, वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। अगर यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है, फटाफट से एक आध कमेंट कर सकते हो कि हाँ यहाँ तक मुझे अच्छे से समझ में आ चुका है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक हमारा जो होगा यहाँ पर रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, ये इसका नेक्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक का टॉपिक होगा। रेस्पिरेशन किस तरीके से करते हैं और एक्सक्रीशन की प्रोसेस किस तरीके से होगी। तो रेस्पिरेशन क्या मतलब होता है, सांस लेना। एक्सक्रीशन का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल को बाहर छोड़ना। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो रेस्पिरेटरी की जो प्रोसेस होती है वो डिफ्यूजन के थ्रू होती है। डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है वो कौन करेगा, बॉडी सरफेस करेगा। अब अगर आपको पता है डिफ्यूजन की प्रोसेस, बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जब कोई ऑर्गेनिज्म जहां पर भी डिफ्यूजन की प्रोसेस शो करेगा तो वहां पर क्या हो रहा होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जब कोई मॉलिक्यूल ट्रांसफर होता है, मूवमेंट करता है, उस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिफ्यूजन क्या होगा, when any particle move from higher concentration to lower concentration, that process is called diffusion। मतलब कोई एक ऐसा पार्टिकल, कोई एक ऐसा अणु जो एक जगह से दूसरी जगह पर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, उसको हम लोग डिफ्यूजन की प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन कैसे होगा, तो एक्सक्रीशन यहाँ पर जो होता है, जो मटेरियल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा, वो कौन होगा, अमोनिया। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, मींस अपने यूरिन के साथ अमोनिया को बाहर निकालते हैं, उनको हम लोग कौन से ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, अमोनोटैलिक। क्या बोलेंगे उसको, अमोनोटैलिक। जैसे हम लोग अपनी बात करें, हम लोग अपने जब शू करते हैं, जब यूरिन करते हैं, पास आउट करते हैं, तब वहां पर आप लोग कौन सा कंपाउंड रिलीज करते हो, तब आपका आंसर जाएगा, हम लोग एक्सक्रीट करते हैं यूरिया, NH2CONH2, यूरिया। और जब हम लोग यूरिया एक्सक्रीट करते हैं तो इसकी वजह से हम लोग कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे, यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। कौन से ऑर्गेनिज्म है हम लोग, यूरियोटैलिक। जबकि ये जो प्रोटोजोन है ये किसका एक्सक्रीशन कर रहे हैं, अमोनिया का, तो इनको हम लोग क्या कह रहे हैं, अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म हम लोग इनको कहेंगे। हिंदी में आपको यही चीज देखने को मिल रहा है, उत्सर्जन के लिए यहाँ पर अमोनिया देखने को मिलती है, और जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया को एक्सक्रीट करेंगे वो अमोनोटैलिक कहलाएंगे। आगे देखेंगे, रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब यहाँ पर आपको दो टाइप का देखने को मिलेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, तो ये बाइनरी फिजन को शो करेंगे या फिर मल्टीपल फिजन के थ्रू प्रोसेस करते हैं। अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे तब यहाँ पर आपको कंजुगेशन या फिर सिनगैमी देखने को मिलता है। अब ये कंजुगेशन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि कोई एक यहाँ पर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और एक ऑर्गेनिज्म ये है, इस ऑर्गेनिज्म को मैं मान लेता हूँ ए और ये ऑर्गेनिज्म अपना बी। यहाँ पर एक ट्यूब बन जाती है और इस ट्यूब के थ्रू इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए या फिर आरएनए जो भी है, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा चाहे वो डीएनए या फिर आरएनए जो भी है, ये यहाँ से एक्सचेंज करेगा इसको, ये यहाँ से एक्सचेंज करेगा इसको, किसके थ्रू कर रहा है, इस ट्यूब के थ्रू कर रहा है। तो ये कंजुगेटेड ट्यूब कहलाती है और ये पूरा मेथड कंजुगेशन कहलाएगा। इसके अलावा अगर आप सिनगैमी की बात कर रहे हो तो सिनगैमी का मतलब होता है जब मेल और फीमेल गैमीट कोई एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। मेल और फीमेल गैमीट युग्मक मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं, मेल और फीमेल गैमीट जब आपको फ्यूज्ड होते हुए दिखेंगे तब हम लोग क्या कहेंगे, वो सिनगैमी की प्रोसेस है। मेल और फीमेल गैमीट का जब फ्यूजन होगा तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सिनगैमी की प्रोसेस उसको कहते हैं। तो यही। इसके अलावा तीसरा जो मेथड है, मैनी हैव कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास में आपको कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल देखने को मिलती है, जैसे कि प्लाज्मोडियम। अब यहाँ पर ये प्लाज्मोडियम के बारे में कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल क्यों कह रहा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल इसको यहाँ पर इसलिए बोला गया है, प्लाज्मोडियम को अपनी जिंदगी गुजारने के लिए दो होस्ट बॉडी की जरूरत होती है। प्लाज्मोडियम क्या करता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि इसको दो होस्ट बॉडी की जरूरत होती है। कौन कौन सा होस्ट बॉडी होगा, तो अभी आप लोगों ने देखा कि एक तो इसको मॉस्किटो की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम क्या है, एनोफिलीज। तो आधी जिंदगी तो ये एनोफिलीज के अंदर गुजारेगा, और उसके बाद में जब ये एनोफिलीज किसी पर्सन को कट करती है, बाइट करती है, तब ये एनोफिलीज के थ्रू कहां पर पहुंचेगा, एक किसी भी नॉर्मल पर्सन के थ्रू उस पर्सन की बॉडी के अंदर पहुंच जाता है।
तो आधी जिंदगी इसने यहाँ पर गुजारी और आधी जिंदगी इसने यहाँ पर गुजारी। तो एक जगह पर आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा और एक जगह पर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तब ये एनोफिलीज के अंदर होगा, और जब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तब ये पर्सन के अंदर होगा। पर्सन के अंदर जब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तब यहाँ पर ये गैमीट बना लेता है। क्या बनाएगा? यहाँ पर ये गैमीट बनाएगा, और ये गैमीट फिर आपस में फ्यूज्ड होंगे कहां पर? एनोफिलीज के अंदर। और जब एनोफिलीज के अंदर ये गैमीट मिल जाते हैं तब स्पोरोजोइड बनाते हैं, और यही स्पोरोजोइड जो होगा वो किसी पर्सन को बाइट करेगा। वहां पर पहुंचने के बाद उस पर्सन को ये बीमार कर देता है। ये पूरा मेथड आपको देखने को मिलता है। प्लाज्मोडियम की पूरी लाइफ साइकिल यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ठीक है। इस तरीके से कुछ हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रू नर्वस सिस्टम देखने को नहीं मिलता भाई। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये बहुत ही पुराने ऑर्गेनिज्म है, मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, और जस्ट इनका अभी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ है। बहुत ज्यादा एडवांस फीचर्स हमें देखने को नहीं मिलते, जस्ट शुरू के ही हमें फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो नर्वस सिस्टम वगैरह यहाँ पर एब्सेंट होता है। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बाय चेंजेस इन मूवमेंट और बॉडी शेप। अपने बॉडी के शेप को ये चेंज कर लेते हैं या फिर मूवमेंट को चेंज कर लेते हैं, जिससे कि ये पता चलेगा कि बाहर के एनवायरनमेंट में क्या चीजें चल रही हैं। तो बाहर का एनवायरनमेंट जो भी चीज होती है उसको फील करते हैं, तो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? अपनी बॉडी के शेप को चेंज कर लेते हैं या फिर मूवमेंट वहां पर ये दिखाएंगे किसी ना किसी तरीके से, जिससे कि ये पता चलेगा हाँ कुछ ना कुछ बाहर की स्टिमुलाई को उन्होंने फील किया है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। प्रोटोजोन की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होती है? तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो बहुत सारे प्रोटोजोन ऐसे होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो भाई हार्मफुल भी होते हैं। भाई फायदा ही फायदा नहीं कर रहा है, नुकसान भी कर रहे हैं। तो पहले तो हम लोग बात करते हैं कौन से वाले ऐसे हैं जो फायदा हमें पहुंचाते हैं। तो हेल्पफुल की बात करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इकोलॉजिकल रोल इन एक्वाटिक फूड चेन। फूड चेन में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे पैरामीशियम क्या करेगा? पैरामीशियम ईटन बाय स्मॉल फिशेज। स्मॉल फिशेज जो होती हैं वो अपना न्यूट्रिशन लेती हैं कहां से? पैरामीशियम से। मतलब पैरामीशियम को खा लिया किसने? छोटी छोटी फिशेज ने। और छोटी छोटी फिशेज को फिर कौन खाएगा? बड़ी बड़ी फिशेज खाएंगी। उन बड़ी फिशेज को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खाएगा। इस तरीके से पूरी एक फूड चेन चलती है, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने में इनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरी चीज आपको देखने को मिल रहा है, क्या चीज है इसका पॉइंट? यूज्ड इन रिसर्च। रिसर्च में इनका यूज होता है। कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रिसर्च में यूज किए जाते हैं? तो आपका आंसर जाएगा पैरामीशियम और अमीबा। ये रिसर्च में यूज किए जाते हैं। कुछ साइंटिस्ट होते हैं कंटिन्यूअसली रिसर्च कर रहे हैं, तो इन ऑर्गेनिज्म का वो यूज करते हैं। इसके अलावा जियोलॉजिकल इंडिकेटर्स के फॉर्म में भी इनका यूज किया जाता है। मतलब कहीं पर अगर ऑयल एक्सप्लोरेशन की बात हो रही तो वहां पर ये हमें देखने को मिल जाते हैं। फोरामिनीफेरा फॉसिल जो होगा ये काफी ज्यादा अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। जहां से हम लोग ऑयल एक्सप्लोरेशन का इंडिकेटर है ये, वहां से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जीवाश्म तेल की खोज के लिए इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। जीवाश्म तेल की खोज के लिए इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, हिंदी में लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। इसके अलावा अगर आप हार्मफुल की बात करो तो हार्मफुल कौन कौन से वाले होते हैं? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा भाई, प्लाज्मोडियम था जो बीमारी पैदा कर रहा था, किसी भी इंसान को बीमार कर रहा था। कौन सी बीमारी पैदा कर रहा था? प्लाज्मोडियम। तब आपका आंसर जाएगा भाई मलेरिया। कौन सी बीमारी थी? मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम जो होगा वो मलेरिया पैदा करता है। और एक और ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा कौन सी बीमारी कॉज करेगा? स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। फिर एक और हमारे पास में ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है एंट अमीबा। इसका पूरा नाम होता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका क्या करेगा भाई? ये डिसेंट्री करता है। डिसेंट्री का मतलब क्या होता है? पेचिश, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं क्या कि लूज मोशन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो डिसेंट्री पैदा करेगा कौन? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका हमारे बॉडी के अंदर कैसे एंटर करेगा? तो भाई साफ सफाई का ध्यान रख लो। गंदा खाना पीने से ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, जिसकी वजह से लोगों को डिसेंट्री से सफर करना पड़ता है। तो ये सारे कुछ इसके हार्मफुल हमें देखने को मिल रहे हैं ऑर्गेनिज्म। और आपने हेल्पफुल वाले भी देख लिए, हार्मफुल वाले भी देख लिए। ये यहाँ तक आपका जो भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों ने पढ़े, सारे के सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक को मैंने 1 पेज में समराइज कर दिया है। 1 पेज के अंदर आपको ये पूरे के पूरे जितने भी जनरल कैरेक्टर इसके देखने को मिल रहे हैं वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप चाहो तो इसका एक पूरा का पूरा प्रिंट निकाल सकते हो, और पूरे या फिर नोट्स जितने भी आपके पास में दे रखे हैं पूरे नोट्स का आप प्रिंट आराम से निकालिए, बहुत अच्छे से पढ़िए। और अगर आपको अभी तक कोई चीज समझ में नहीं आई है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में जाओ, आप अपनी डाउट को वहां पर कमेंट करो। मैं आपको उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा।
फिर भी समझ में नहीं आ रही, एक बार फिर से दोबारा से वीडियो देख लो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कैसा लगा आज का लेक्चर फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।